स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा गौर, सह आचार्य गृह विज्ञान, आज आपको जल के विषय में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने वृहत मात्रिक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के बारे में पढ़ा था। आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल के बारे में आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वह है जल का रासायनिक संगठन, शारीरिक वितरण, कार्य एवं स्रोत। वायु के बाद जल ही जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जरूरत व्यक्ति भोजन के बिना तो कई दिन जीवित रह सकता है, किंतु जल के बिना कुछ दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि जल में किसी भी तरह का पौष्टिक तत्व नहीं होता है और ना ही यह ऊर्जा प्रदान करता है, किंतु तब भी आहार वैज्ञानिकों ने इसकी महत्ता को देखते हुए इसे पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है, अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर जल का एक अणु बनाता है। जल का ये अणु त्रिआयामी संरचना में ट्रायंगुलर रूप में जुड़ा हुआ होता है। सेंटर में ऑक्सीजन होती है और दोनों तरफ हाइड्रोजन होती है। जल के अगर शारीरिक वितरण की बात करें तो जल हमारे शरीर का 60 से 70% वजन या भार जल के द्वारा ही निर्मित होता है। आप इस तालिका में देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि जल कुल शरीर भार का 70% हिस्सा बनाता है। ये देखिए, जिसमें से इस 70% में से 50% जल अंतःकोशिकीय यानी कि कोशिका के अंदर रहता है, जिसको हम इंट्रा सेल्यूलर वाटर भी कहते हैं, और 20% पानी बाह्य कोशिकीय होता है, जिसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कहते हैं। इस 20% में से 9% हिस्सा ऊतकीय तरल यानी कि टिश्यू फ्लूइड के रूप में, 7% हिस्सा लसिका के रूप में लसिका वाहिनियों में, और 4% हिस्सा रक्तवारी यानी रक्त के प्लाज्मा के रूप में होता है। इसी परसेंटेज को अगर हम लीटर्स में नापें तो जो मैंने कहा कि 70% मात्रा जल की होती है। अगर एक व्यक्ति जिसका वज़न 70 किलोग्राम है, उसमें अगर हम उसका 70% अगर हम निकालते हैं तो उसके शरीर वजन का 49 केजी वज़न जो है वो केवल और केवल जल का बना हुआ है, जिसमें से 35 केजी इंट्रा सेल्यूलर है और 14 लीटर्स आउटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि बाह्य कोशिकीय जल है। ये बाह्य कोशिकीय जल शरीर में ऊतकीय तरल अर्थात ऊतकों के मध्य बिखरा हुआ, लसिका एवं लसिका वाहिनियों में लसिका के रूप में और रक्त प्लाज्मा के रूप में उपस्थित रहता है। रक्त प्लाज्मा के रूप में लगभग 3 लीटर, लसिका के रूप में 5 लीटर और ऊतकीय तरल के रूप में 6 लीटर रहता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मात्रा में जल ट्रांससेल्युलर फ्लूइड यानी कि जो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जल का निर्माण होता है, तरल पदार्थों का निर्माण होता है जिसके लिए जल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पाचक रस हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, आपके अश्रु हैं, पसीना है इत्यादि। ये सभी बाह्य कोशिकीय जल में आते हैं। जल के वितरण के बाद हम जल के कार्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल का पहला महत्वपूर्ण कार्य शारीरिक निर्माण। शरीर की सभी कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण जल के बिना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बात करी कि शरीर का 70% हिस्सा केवल और केवल जल का बना हुआ है। तो जल हमारे शरीर की प्रत्येक संरचनात्मक कोशिका का हिस्सा है, घटक है। 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 ग्राम जल को बांधे रखती है, जबकि 1 ग्राम वसा लगभग 0.2 ग्राम जल को बांधे रखती है। अस्थियों और उपास्थियों में जल कसकर बंधा हुआ रहता है, जिसका एक्सचेंज नहीं होता, जबकि ऊतकों में और कोशिकाओं के अंदर यानी कि अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय द्रव जो है वो आपस में चेंज होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं एक दूसरे में। कभी कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर आ जाता है, कोशिका के बाहर से आवश्यकता पड़ने पर कोशिका के अंदर आ जाता है, दोनों में आपस में चेंज होता रहता है। दूसरा, विलायक के रूप में जल में विभिन्न पदार्थों को घोलने का विलक्षण गुण होता है। इसीलिए शरीर में जल
विलायक के रूप में अति महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सब तरल अर्थात जल के माध्यम में ही होती है। चाहे और विभिन्न जो अवयव हैं शरीर में, जैसे कि पोषक तत्व हैं, वो जल में घुलकर ही शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। वहीं जितने भी बेकार वेस्ट मटेरियल हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय से बनते हैं या दवाइयों के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, वो भी जल में घुलकर ही मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। यानी कि अगर जल ना हो तो शरीर में कोई भी रासायनिक क्रिया संभव नहीं है। तीसरा, शारीरिक तरल के माध्यम के रूप में। जब हम बात करते हैं शारीरिक तरल की तो आपको पता होगा हमारे शरीर में बहुत सारे तरल पदार्थ हैं, जैसे कि हमारा पाचक रस बनते हैं, हमारे हार्मोन्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, लार बनती है, मूत्र बनता है, रक्त है। ये जितने भी शरीर के तरल पदार्थ हैं उनके निर्माण के लिए केवल और केवल जल की ज़रूरत होती है। चौथा, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। जल का विलक्षण गुण अभी मैंने बताया कि वो विभिन्न तरल पदार्थों को आपस में घोल लेता है, जल के अंदर घोल लेता है। इसी कारण विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा को जल पूरे शरीर में रक्त और लसिका के द्वारा वितरित कर देता है और टेम्परेचर का पूरे शरीर में समान वितरण हो जाता है। इतना ही नहीं, जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो यही जल इस अधिक तापक्रम को पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है और शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है, बहुत भीषण गर्मी में भी। स्नेहक के रूप में, स्नेहक अर्थात लुब्रिकेंट के रूप में। हमारे शरीर में विभिन्न जोड़ और हड्डियों के बीच में जल स्नेहक फ्लूइड के रूप में, स्नेहक के रूप में रहता है और हड्डियों को आपस में घर्षण से बचाता है, टूट फूट से, रगड़ से बचाता है। इसके अतिरिक्त तो मुंह में लार स्नेहक का काम करती है। यदि मुंह में लार न बने तो आप भोजन को आराम से निगल नहीं सकते। इसी प्रकार आपकी श्वसन नली है, पाचन नली है, मूत्र नलिकाएँ हैं, इन सभी में जो जल है वो म्यूकस जल श्लेष्मा के रूप में उपस्थित रहता है, जिसके कारण हम आसानी से श्वास ले सकते हैं या उत्सर्जन की प्रक्रिया संभव है। कोमल अंगों की सुरक्षा। हमारे शरीर के जो विभिन्न जैविक कोमल अंग हैं, जैसे कि हृदय है, फेफड़े हैं, मस्तिष्क है, वो सभी दोहरी झिल्लियों से सुरक्षित है। तो उन दोहरी झिल्लियों के बीच में जल अर्थात तरल भरा हुआ है जो उन कोमल अंगों की विभिन्न आघातों से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। निरुपयोगी पदार्थों के निष्कासन में मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस प्रकार से पोषक तत्व जल में घुलकर शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, उसी प्रकार से पोषक तत्वों के उपापचय से बनने वाले उप उत्पाद जैसे नाइट्रोजन, पहले अमोनिया और फिर यूरिया तथा अंत में मूत्र के साथ, यूरिया के रूप में मूत्र के साथ, विभिन्न मिनरल्स, लवण पसीने के साथ और अन्य निरुपयोगी पदार्थ जो हैं वो मूत्र या पसीने के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहले फेफड़ों में पहुंचती है और फिर जलवाष्प के साथ उच्च श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। इस प्रकार जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारे शरीर से जल के सहायता से ही शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। पाचन में सहायक विभिन्न जो पाचन की प्रक्रिया है भोजन के, वो पाचन नाल में विभिन्न पाचक रसों की उपस्थिति में एंजाइम्स की मदद से ही की जाती है। और जितने भी पाचक रस और एंजाइम हैं ये तरल अर्थात जल के बने हुए हैं अर्थात, और जो पोषक तत्व हैं वो भी जल में ही घुलकर इन क्रियाओं को संभव करते हैं। पोषक तत्वों के परिवहन में सभी पोषक तत्व चाहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स जितने भी हैं वो सब रक्त जो कि एक तरल का बना हुआ है, जल का बना हुआ है, उसमें घुल कर ही शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाए जाते हैं। तो पोषक तत्वों के परिवहन में भी जल का अहम भूमिका है।
हम बात करें जल के स्रोत की, अर्थात हमारे शरीर में जल किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। शरीर में जल 3 माध्यम से प्राप्त होता है। पहला, तरल भोज्य पदार्थों यानी कि पेय पदार्थों के रूप में, दूसरा ठोस भोज्य पदार्थों से, और तीसरा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तरल भोज्य पदार्थ, दिन भर हम पेय पदार्थों के रूप में जल और जल के साथ में जल से बने हुए पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, दूध, छाछ, लस्सी, शरबत, शिकंजी, दाल का पानी, नारियल पानी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ और कितने ही पेय पदार्थ आप दिन भर में पीते हैं जो जल की प्राप्ति का अहम सोर्स हैं। इसके अतिरिक्त दिन भर जो भोजन आप खाते हैं तो उस भोजन के साथ भी, भोजन के रूप में भी जल हमारे शरीर में पहुंचता है। विभिन्न ठोस पदार्थ जैसे कि पनीर है, दूध से बना हुआ खोआ है, अनाज, दालें, मांस, मछली, अंडे, ताज़े फल व सब्जियां, इन सभी से भी हमें जल की प्राप्ति होती है। वो बात अलग है कि ताज़े फल व सब्जियों में जल की मात्रा अधिक होती है, तो अत्यधिक ठोस पदार्थ अनाज और दालों में जल सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। शरीर में निरंतर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता रहता है और उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी जल का निर्माण होता है जो कम मात्रा में होता है। आप यहाँ पे एक मैंने समीकरण बताया है, इसको आप ध्यान से देखिए, जिसमें C6H12O6 अर्थात एक ग्लूकोज का अणु 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप, सॉरी ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बल्कि 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, मिस टाइपिंग हो गई है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के साथ क्रिया करता है और 6 जल के अणु और सूक्ष्म ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी जल के द्वारा ही शरीर से बाहर निष्कासित होती है और ये जो जल बना है ये हमारे शरीर के लिए एक स्रोत बन जाता है भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित जल का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 0.6 ग्राम जल प्राप्त होता है, ये आपको पता चल ही रहा है 6H2O जो कि समीकरण से स्पष्ट है। 1 ग्राम प्रोटीन से 0.41 ग्राम जल की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1.07 ग्राम जल प्राप्त होता है। ये एक तालिका दी गई है जिसमें ठोस भोज्य पदार्थों में जल का प्रतिशत बताया है। आप देख ही रहे होंगे कि इसमें खीरे में जहाँ 96.3% जल है, वहीं लौकी, टिंडा, बैंगन और अन्य सब्जियों में कम होते होते 62%, और अदरक में जहाँ 80.9% जल है तो वहीं सूखे नारियल में केवल 4.3%, और अगर मैं बात करूँ गेहूँ की तो उसमें 12.8% तक जल उपस्थित है। इस प्रकार विभिन्न ठोस पदार्थों में जल के प्रतिशत की मात्रा 4 या 5% से लेकर 96 और 97% तक होती है। तरबूज और खरबूज भी जल के बहुत अच्छे स्रोत हैं जिनमें 98 और 99% तक वाटर पाया जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये विषय भली भांति समझ में आ गया होगा और अन्य अगले सत्र में हम लोग जल की कमी से होने वाले प्रभाव और जल संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे।